सो हम मिलिट्री हिस्ट्री के लिए सैम्पल पेपर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये मिलिट्री हिस्ट्री का सैम्पल पेपर है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विभिन्न मार्च आदेशों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, तो ग्रंथ और पुराण के वगैरह के बारे में आपको क्लास में बताया गया होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं ये। एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे विष्णु पुराण, जैसे विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण पुराण और अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण के अंदर, ठीक है, अग्नि पुराण के अंदर हमें तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये नहीं चल रहा है। अग्नि पुराण के अंदर हमें आदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें देखेंगे, जैसे अग्नि पुराण जो है, अग्नि पुराण में युद्ध संबंधी और सेना के विषय को संचालित करने का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, जिसमें मार्चिंग के आदेश तक भी शामिल है। प्रश्न संख्या 2, युद्ध कौशल सेना इकाइयों के उपयोग में किस चरण से संबंधित है। तो ये वास्तविक युद्ध में। ठीक है, ये टैक्टिक्स यानी कि युद्ध कौशल होती है, इसमें वास्तविक युद्ध के दौरान सेनाओं को कैसे तैनात करते हैं, उसे कैसे संचालित किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में इसमें बात की जाती है। ठीक है, जो टैक्टिक्स होती है, जैसे युद्ध वगैरह में आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आप कुछ अपनी तरफ से चीज़ों को लगाते हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को सोचते हैं। तो उस तरह की चीज़ों की बात की गई है, तो वास्तविक युद्ध में इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न 3 है कि प्राचीन भारत में सेना का कौन सा अंग नहीं था। तो रथ, घुड़सवार सेना, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि नन ऑफ दीज अबव। तो प्राचीन भारत सेना में घुड़सवार सेना और हाथी तीनों इसके प्रमुख अंग थे, इसलिए इसका मतलब जो ऑप्शन डी है इट इज करेक्ट। तो चौथा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में नौसेना बल का कौन सा हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो पहला है रथ, जहाज, हाथी, नाव। तो इसमें बोला गया है कि केवल एक, केवल तीसरा, या पहला, तीसरा, या दूसरा और चौथा। तो पहला और तीसरा यानी कि रथ और हाथी, ये नौसेना के नहीं थे। जैसे कि ठीक है, आपको भी ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नौसेना है यानी कि पानी की बात की जा रही है। तो नौसेना रथ, नौसेना में रथ और हाथियों का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, नौसेना के अंदर हाथी और रथ क्या करेंगे, जबकि जहाज और नावें जो थी समुद्र के लिए शक्तिशाली और आवश्यक थी, समुद्र की शक्तियों के लिए। तो पांचवा प्रश्न है, भाड़े की सेना की भर्ती कैसे होती थी। तो भाड़े की सेना की भर्ती अस्थायी होती थी। ठीक है, और भाड़े के सैनिक अस्थायी रूप से लड़ाई के लिए भाड़े पर लिए जाते थे। तो प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ठीक है, 1991 में, 89 में, 92 में या 90s में। ठीक है, तो 90s में पहला युद्ध लड़ा गया, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तो 1992 में जो लड़ा गया उसमें हार गए थे। तो पहला जो युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो प्रश्न संख्या 7, तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। हाँ, तो वही सवाल है जो मैंने अब आपको बताया कि ये 1192 में लड़ा गया, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। वो अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। इसके बाद जो था हमारे यहाँ पर गौरी का शासन यानी कि गुलाम वंश आ गया था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो इसने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। किसे लाख बख्श कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम था लाख बख्श, क्योंकि वो दान देता था। तो 10वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो ये है बलबन ने। तो बलबन ने सख्ती और कठोरता से इस दमन की नीति अपनाई थी, लोह और रक्त की नीति, जो कि अपने ही लोगों के खिलाफ थी। ठीक है, अपने सिविल सर्वेंट जो उनके अमीर लोग थे उन्हीं के खिलाफ थे, जो अभिजात्य वर्ग से आते थे। तो प्रश्न संख्या 11, बेल्लौर विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था। तो ये 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था, वेल्लोर में ही। तो इसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है।
तो 12वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? तो 10 जून 1857। ये मेरठ में 10 मई 1857 हुआ था, पर प्रश्न पत्र के अनुसार जो है 10 जून और 1857 ही सही है। तो मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे? तो ये 24वीं 34वीं और 30वीं और 54वीं। तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, ठीक है, के सिपाही थे, और 1857 की चिंगारी इन्होंने भड़काई थी, ठीक है, इस बात को लेकर कि इनका धर्म जो है भ्रष्ट किया जा रहा है राइफल के द्वारा। तो 14वां प्रश्न है मंगल पांडे की स्मृति में भारत सरकार ने किस वर्ष डाक टिकट जारी किया? तो ये 1984 में। तो भारत की सरकार ने मंगल पांडे की बहादुरी के लिए एक सम्मान में डाक टिकट जारी किया था, जो आप चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए डाक टिकट लगाते हैं, उस पर उनकी फोटो आई थी। तो प्रश्न संख्या 15, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला, एकता और समन्वय। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन का अभाव, और दूसरा है सैन्य रणनीति की कमी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, पहला ना तो पहला ना तो दूसरा। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, क्योंकि उनमें एकता का भाव था, और जो था उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय भी नहीं था, और सैन्य रणनीति की तो कमी थी। तो 16, 1857 के विद्रोह का कौन सा प्रभाव था? तो हड़प्पा की नीति, पेशवाई और मुगल शासन का अंत, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी इसमें। तो 1857 के विद्रोह के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद लेने की नीति को समाप्त कर दी गई थी, पेशवाई को खत्म कर दिया गया, भारत का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ की रानी के हाथ में चला गया। तो प्रश्न संख्या 17, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को किस वर्ष सौंपा गया? तो 1858 में। तो 1857 के विद्रोह के बाद वहाँ की इंग्लैंड की सरकार का भरोसा कंपनी से उठ गया, और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, और भारत का शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में ले दिया गया। तो 18वां सवाल है कि स्वतंत्र भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष यानी कमांडर इन चीफ कौन थे? ठीक है, तो ये थे जनरल के.एम. करियप्पा। तो जनरल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। ठीक है, तो के.एम. करियप्पा के बारे में आप और जान सकते हैं इंटरनेट सर्च करके। तो 19वां सवाल, सेना के भारतीयकरण यानी इंडियनाइजेशन की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 1930 में शुरू हुई। ठीक है, भारतीय को सेना में उच्च पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया 1930 में आरंभ हुई, जिसे हम भारतीयकरण कह रहे हैं। यानी कि पहले अंग्रेज भारतीयों को सेना में तो रखते थे, पर ऊंची और बड़ी पोस्टों पर नहीं रखते थे, उच्च पदों पर नहीं रखा करते थे। तो प्रश्न संख्या 20, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ये नई दिल्ली में यहाँ पर है, और यहीं से थल सेना प्रमुख सेना का संचालन करते हैं। तो आपको ये मिलान करना है, 21वां प्रश्न जो मिलान का है। तो नाग और चेतक। तो नाग क्या है? एक टैंक है, टैंक भेदी मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, या टैंक है? ठीक है, तो नाग जो है वो क्या है? एक टैंक भेदी मिसाइल है, और चेतक एक हेलीकॉप्टर का नाम। ठीक है, तो आपको पता होगा चेतक जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का भी नाम है। तो नाग एक भारतीय टैंक भेदी मिसाइल है, यानी कि वो टैंकों को उड़ा सकता है, जबकि चेतक एक हल्का हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय सेना में उपयोग किया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? एक कमीशन अधिकारी का उच्चतम पद क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कमांडर जो है वो भारत के राष्ट्रपति, और सबसे ऊंचा पद जो भारतीय सेना में है वो है फील्ड मार्शल का। भारतीय राष्ट्रीय सेना और नौसेना और वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, और फील्ड मार्शल सेना के सर्वोच्च रैंक है। ठीक है, चलिए 23वें सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना के संचालन यानी ऑपरेशन कमान है, प्रत्येक कमान का नेतृत्व किस रैंक के अधिकारी करता है? तो हमारे पास जो संचालन ऑपरेशन कमान है यानी कि जो ऊंचे रैंक के अधिकारी हैं, तो कौन करता है? तो इसमें 6 तरह के हैं। ठीक है, एक तो जनरल होते हैं जो हमारे सबसे सारी सेनाओं के चीफ होते हैं। ठीक है, जो हमारी आर्मी है उसके चीफ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 6 कमांड है। ठीक है,
जो लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि जनरल के बाद जो सेकंड पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट जनरल की, तो लेफ्टिनेंट जनरल इसके मुखिया होते हैं, और ये 6 तरह के हैं। तो 24वां प्रश्न, भारतीय सेना का आदर्श यानी कि मोटो वाक्य, मोटो क्या है, और सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत की सेना है उसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि खुद से पहले सेवा करनी है। और ये 15 जनवरी को, हर वर्ष की 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे यानी सेना दिवस, क्योंकि 15 जनवरी को ही केएम करियप्पा ने कमांड संभाली थी। ठीक है। 25वां, कि पहला भारत चीन युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ, और दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत चीन युद्ध आपको पता है 1962 में, और पाकिस्तान और भारत का युद्ध जो है, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में। तो 1962 में हमारी जंग जो हुई थी वो चीन से हुई थी, और चीन ने भारत को धोखे से काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को भी लगा कि वो भारत से भी अच्छे से लड़ सकता है, तो भारत पर पाकिस्तान ने हमला भी कर दिया था, लेकिन भारत की सेना ने इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। ठीक है। इसी का समझौता करने लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे और उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी। तो भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। दोनों युद्ध में भारतीय सैन्य इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई। तो प्रश्न नंबर 26 मिलान का है। कंपनी 150 युद्ध सैनिक, बटालियन 190 युद्ध सैनिक, या 2500 युद्ध सैनिक? तो एक कंपनी के अंदर 150 सैनिक होते हैं, एक बटालियन के अंदर 900 सैनिक होते हैं। ठीक है। एक कंपनी को जो हेड करता है वो मेजर रैंक का ऑफिसर करता है। तो आपके जो देखेंगे कि जो कंपनी को हेड करते हैं, ठीक है, जो कंपनी को हेड करते हैं तो ये जनरली जो मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं वो करते हैं, और बटालियन को जो हेड कर रहे होंगे वो कर्नल लेवल के होते हैं। ठीक है। तो जो कर्नल होते हैं वो इसको हेड करते हैं, और जो कंपनी होती है उसको मेजर हेड करते हैं। सेना के इसको एक्सप्लेन किया गया। सेना में एक कंपनी में लगभग 150 सैनिक, और जबकि बटालियन में 900 के सैनिक होते हैं। तो 27वां प्रश्न है कि कारगिल पुनर्वलोकन समिति यानी कारगिल रिव्यू कमेटी किस प्रधानमंत्री के द्वारा गठित की गई थी? इसकी अध्यक्ष कौन कर रहे हैं? तो कारगिल जो युद्ध हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। ठीक है। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम। तो कारगिल युद्ध के बाद रक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई थी। तो 28वां प्रश्न, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन क्या था, और भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन क्या था? तो भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सफेद सागर था, और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया था। तो ऑपरेशन सफेद सागर के तहत वायुसेना ने कारगिल में दुश्मनों पर हमले किए, और ऑपरेशन तलवार के तहत नौसेना ने समुद्र के रास्ते नाकाबंदी कर दी थी। ठीक है, जिसमें कि हम ज़्यादातर जो पाकिस्तान के जाने वाले जहाज थे उनको नुकसान पहुंचाया। तो प्रश्न संख्या 29, 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर कौन से 2 ऑपरेशन चलाए और किस बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन, और हमने कराची बंदरगाह को घेर लिया था। ठीक है। इन अभियानों ने पाकिस्तान नौसेना और कराची बंदरगाह को गंभीर क्षति पहुंचाई थी। तो ये 1971 के युद्ध की बात चल रही है। ठीक है। तो 1970 युद्ध के बारे में आप थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1971 का युद्ध जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में था। तो इसके परिणाम स्वरूप हमने एक नया देश बनवा दिया जिसे बांग्लादेश कहते हैं, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो प्रश्न संख्या 30 है, भारत का विभाजन किस सिद्धांत के आधार पर था, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो उसका उत्तर है सिद्धांत है 2 सिद्धांत थ्योरी, यानी कि 2 नेशन थ्योरी बात की गई थी, जो की गई थी कि भारत के अंदर एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र है, एक हिंदुओं का राष्ट्र और एक मुस्लिम का राष्ट्र। ठीक है। जिसके आधार पर पाकिस्तान की डिमांड की मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उन्होंने पाकिस्तान को बनवा लिया था। ठीक है। और जब बात आई कि भाई पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन करेगा, तो सर
साइवर रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान की को बांटा सर रेड क्लिफ में, ठीक है। आज भी उस लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और रेड क्लिफ कमीशन ने जो लाइन थी वो बनाई थी भारत पाकिस्तान। तो सही मिलान करना है रेड कॉरिडोर और उल्फा। तो रेड कॉरिडोर किससे संबंधित है? असम, छत्तीसगढ़ या हरियाणा से। उल्फा किससे संबंधित है? असम, छत्तीसगढ़ या हरियाणा से। तो रेड कॉरिडोर यानी कि रेड कॉरिडोर का यहाँ पे मतलब है नक्सल वाली क्षेत्र, तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। उल्फा यानी कि असम का एक माओवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है। तो रेड कॉरिडोर वह क्षेत्र है जहाँ वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद फैला हुआ है। ये विशेषता तौर में छत्तीसगढ़ के में देखते हैं आप, जो बक्सर या दंतेवाड़ा नाम से जिले। तो उल्फा असम का एक उग्रवादी संगठन है जो हथियार के द्वारा हमले करता है। प्रश्न संख्या 32, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया? किस दिन यह निर्णय लिया गया? तो हमने 370 आर्टिकल 370 था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसे खत्म कर दिया है, ठीक है। और ये तिथि थी यानी डेट थी 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो इसका विशेष राज्य का दर्जा हटा के अभी इसका स्टेटस है वो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो प्रश्न संख्या 33, 1971 के विश्व युद्ध के दौरान भारत की पूर्व सेना का कमांडर कौन था और पाकिस्तान की पूर्वी सेना का कमांडर कौन था? तो भारत जब ये लड़ाई हो रही थी, 1971 की लड़ाई हो रही थी, तो आप देखेंगे फोटोज वगैरह में तो आपको एक पगड़ी पहने हुए सिख सरदार दिखेंगे, तो वो हमारे थे जनरल। तो इसमें थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है। और दूसरी तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी। तो यहीं पर इन लोगों ने जो पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे, उन्होंने भारत की सेना के आगे सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 1971 के युद्ध में भारत के पूर्वी कमांडर का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा कर रहे थे और पाकिस्तान के पूर्वी कमांड का नेतृत्व जो थे नियाज अली कर रहे थे, ए के नियाजी कर रहे थे, जिन्होंने बाद में आत्मसमर्पण किया था। तो आपको इंटरनेट पे फोटो देखने को मिल जाएगी कि किस तरह से बहुत सारे सैनिकों के साथ जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ठीक है, जगजीत सिंह अरोड़ा जी के सामने। तो प्रश्न संख्या 34, ये भी मिलान करने से है, सरकार के खिलाफ हिंसा और जनता के खिलाफ हिंसा। तो इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, विद्रोह, आतंकवाद और अराजकता। तो सरकार के खिलाफ अगर हिंसा की जा रही है तो उसे हम विद्रोह कहेंगे, अगर जनता के खिलाफ ये हिंसा की जा रही है तो हम उसे आतंकवाद कहेंगे। तो जब हिंसा सरकार के खिलाफ होती है तो उसे विद्रोह कहा जाता है, और वही अगर जनता के साथ हो हिंसा तो हम उसे आतंकवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 35, नक्सल शब्द भारत के किस राज्य के नक्सलवाड़ी गांव से आया है? नक्सल किस प्रकार के युद्ध का उपयोग करते हैं? तो नक्सलवाड़ी नाम का क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में था, ठीक है। तो यहाँ के जो जमींदार थे उनसे परेशान होकर कुछ लोगों ने इस तरह का गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। तो नक्सल जो थे वो गोरिल्ला वॉर की तरह करते हैं और इनकी जो विचारधारा है वो माओवाद से भी प्रेरित है, ठीक है। तो ये हिंसा में विश्वास रखते हैं और ये काफ़ी फैलते फैलते छत्तीसगढ़ की तरफ भी चले गए, तो आजकल छत्तीसगढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। तो प्रश्न संख्या 36, मौर्य सेना के कितने प्रकार के रथों का प्रयोग किया जाता था? तो उत्तर है कि भाई मौर्य सेना में 6 प्रकार के रथों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो मौर्य काल में युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष रथों का निर्माण किया गया था जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है। तो अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग तरह के रथ बनाए गए थे। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ में किन विषयों का उल्लेख है? कोई 2 नाम बताइए। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ में रक्षा, युद्ध, कानून, कूटनीति जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। चाणक्य द्वारा रचित, हाँ, इसके लेखक जो है वो चाणक्य हैं और इन्होंने राज्य संचालन, सेना संगठन, युद्ध नीति और गुप्तचर की नीति, विदेश संबंधों के बारे में गहन चर्चा की है और पूरे राजा को बताया है कि एक राजा को किस तरह से काम करना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक का भी नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। और चाणक्य जो थे वो किसके गुरु थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और एक मजबूत देश बनाया यानी मजबूत क्षेत्र बनाया, मगध क्षेत्र जो। तो
प्रश्न संख्या 37। प्रथम विश्व युद्ध में गठबंधन यानी अलायंस का हिस्सा रहे किसी 3 देशों का नाम बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध के गठबंधन में हिस्सा थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, और ये मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर के रूप में थे और प्रथम युद्ध में मिलकर एक साथ लड़ रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 प्रमुख युद्धों के नाम बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यस्प्रेस का युद्ध और न्यू चैपल का युद्ध, ठीक है, ये 2 युद्ध यूरोप में लड़े गए। इसमें भारतीय सैनिकों ने भी बहादुरी से भाग लिया था। और जो भारतीय सैनिक थे वो जनरली ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि हम जो थे ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, जो भारत था वो ब्रिटेन का औपनिवेशिक था, तो इसलिए हमें ब्रिटिश की तरफ से लड़ना पड़ता था। तो 38वां प्रश्न है कि मुगल सेना द्वारा प्रयोग किए गए हथियारों की एक सूची बनाइए। तो जो मुगल सेना थी वो हथियार का उपयोग करती थी। जो मुगल सेना द्वारा उपयोग किए गए हथियार थे तलवार, ढाल, गदा, भाला, कटार, गोलीबारी के मिसाइल, पिस्तौल। ठीक है, और ये सारी मुगल सेना विविध हथियारों का प्रयोग करती थी, जिससे वो शक्तिशाली बन गए। उनके पास तोप वगैरह भी थे। तो मुगल सेना के विभिन्न शाखाओं के नाम बताइए। तो मुगल सेना की विभिन्न शाखा थी पैदल सैनिक यानी इसे आज इन्फेंट्री कहते हैं, घुड़सवार सेना यानी कि कैवेलरी, तोपखाना, आर्टिलरी और हाथी दस्ता यानी उनके पास हाथी दस्ता एलिफेंट्स की भी अच्छी खासी मात्रा थी। तो इन सभी शाखाओं ने मिलकर मुगल सेना की ताकत को बढ़ा दिया था। तो अगला प्रश्न है 39 प्रश्न, आतंकवाद के 2 युद्ध कौशल तरीके बताइए। तो आतंकवाद किस तरह से युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो वो काफी कायराना तरीके से युद्ध लड़ता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि दूसरे व्यक्तियों को मानव बम की तरह भी इस्तेमाल कर लेता है। तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, वो कोई रूल नहीं मानते हैं। तो आतंकवाद के 2 तरीके हैं, वो बम विस्फोट कर देते हैं और कभी कभी सुसाइड बॉम्बर की तरह आत्मघाती हमले भी करा देते हैं, और इसके लिए वो बच्चों तक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आतंकवादी आम जनता और सैन्य बल को डराने, इनका जो काम है वो डराने से चलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डर पैदा करना चाहते हैं और नुकसान पहुंचाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो आतंकवादी जो लोग होते हैं वो बेसिकली जनता के बीच में भय पैदा करना चाहते हैं और सत्ता को अपने आगे झुकाना चाहते हैं। तो प्रश्न संख्या 40, 1960 और 1962 के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का विश्लेषण कीजिए। तो 1960 और 1962 के बीच में भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा था, इसका विश्लेषण करना है। तो 1960 से 62 के बीच के साल भारत के लिए कुछ अच्छे नहीं थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई नीति अपनाई, लेकिन चीन ने इसे नकार दिया। तो भारत ये मानता था कि चीन जो है वो भारत का दोस्त है। ठीक है, जो कि पिछले कई सालों से, मतलब पिछले के अगर हम इतिहास देखते हैं तो ऐसा था। लेकिन चीन की जो नई सरकार थी, यानी कि जो चीन में कम्युनिस्ट सरकार थी, उसका ऐसा नहीं मानना था। कम्युनिस्ट सरकार अपने एक्सपेंशन यानी कि विस्तार की नीति पर काम कर रही थी। तो चीन ने तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं माना और समझौते को खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि तिब्बत जो है वो स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि वो एक चीन का ही एक अंग है, चीन का ही एक्सटेंशन है। तो लद्दाख, और उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। लद्दाख क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन द्वारा 1865 में बनाई गई सीमा रेखा को भी चीन ने मानने से इनकार कर दिया। और सीमा विवाद और चीन की आक्रमण नीति ने दोनों देशों को 1962 में एक युद्ध के में धकेल दिया। ठीक है, तो जो देखा गया कि भाई 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ। ठीक है, हालांकि भारत को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन भारत ने भी चीन को भी काफी मुंह तोड़ जवाब दिया था उस दौरान। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे। तो ये प्रश्न हो गया है समाप्त अभी। ठीक है, ये है कुछ हमारे कोर्सेस हैं। ठीक है, चलिए हम इसे फिनिश करते हैं।